हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विजडम। दिस इज़ वीके सर। आज हम लोग अंग्रेजी के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही आज के समय को देखा जाए तो अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ साथ यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, जो हर जगह, हर क्षेत्र में, हर कंट्री में यूँ कह सकते हैं कि पूरे होल वर्ल्ड में अंग्रेजी का बोलचाल की भाषा प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी को एक इंटरनेशनल लेवल तक रखा गया है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हम सभी लोगों को आज की जनरेशन के अनुसार जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि अंग्रेजी क्या होता है। तो दोस्तों, अंग्रेजी जो होता है, अंग्रेजी को दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या होता है अंग्रेजी का, ग्रामर कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंग्रेजी के पहले पार्ट को ग्रामर कह सकते हैं और दूसरे पार्ट को लिटरेचर कह सकते हैं। ये आपके दो पार्ट हैं। कोई पूछे अंग्रेजी कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक ग्रामर होता है और एक भाग होता है लिटरेचर। और ये पहला पार्ट है, तो हम लोग सबसे पहले इस पहले वाले पार्ट को जानेंगे कि ग्रामर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर के बारे में। तो देखिए, ग्रामर व्याकरण होता है, हिंदी में भी व्याकरण होता है, उसी को अंग्रेजी में ग्रामर कह दिया जाता है। और कह दिया जाए तो बोलचाल की भाषा में कहीं ना कहीं हम लोग व्याकरण जानते हैं, तभी हम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर पाते हैं। अगर हम लोगों को व्याकरण का ज्ञान ना हो तो हम छोटे को बड़ा, बड़ा का छोटा, दीदी को भाई या भाई को दीदी कह सकते थे, लेकिन वो तो हो गया पारिवारिक व्याकरण। अगर ग्रामर लैंग्वेज की बात किया जाए यहाँ पे अंग्रेजी लैंग्वेज में, तो ग्रामर क्या होता है यहाँ पर जानते हैं। तो ग्रामर एक प्रकार का साइंस होता है, ग्रामर एक प्रकार की विज्ञान होती है, जो हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार से बोला जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से सुना जाता है, भाषा किस प्रकार से एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया जाता है। तो वो सब हम लोग ग्रामर के माध्यम से सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ग्रामर का सबसे मूल पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ग्रामर का सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? तो ग्रामर का सबसे मेन पॉइंट होता है, आपका सबसे मूल पॉइंट लेटर होता है। इस लेटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आखिर ये लेटर क्या होते हैं। तो जो लेटर होता है, लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर होता है। इसको जानते हैं अक्षर क्या होता है। तो हमने कहा अभी कुछ टाइम पहले कि ग्रामर का सबसे मूल पॉइंट, सबसे छोटा पॉइंट वो क्या होता है? लेटर। तो लेटर की परिभाषा यहीं से आप चाहें तो बना सकते हैं अपने से कि ग्रामर की, या फिर कह सकते हैं किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ any language is called letter. The smallest part of any language is called letter। यानी कि ग्रामर की, या फिर ये समझिए कि किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी भाषा की सबसे छोटे से छोटे पार्ट को, सबसे छोटे से छोटे भाग को, यूनिट को क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे आप, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या फिर हिंदी में आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, जैसे क हो गया, ख हो गया, आप कोई भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? लेटर कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि इनसे छोटा कुछ होता नहीं है ग्रामर की भाषा में। अब देखिएगा, अब हम लोग अगला पॉइंट ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लेटर होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो जानते हैं लेटर को, जो लेटर होता है वो दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम क्या होता है? फर्स्ट का नाम है वावेल, पहला वावेल होता है, और दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। वावेल को हिंदी में कहते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। लेटर को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट पार्ट हो गया वावेल, दूसरा पार्ट क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। अब इस स्वर को क्या कहा जाता है? आखिर ये स्वर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम सभी लोगों को बचपन से हटा दिया जाता है कि जो वावेल होते हैं अंग्रेजी में वो कितने होते हैं। तो हम पूछेंगे आपसे तो आप फटाक से जवाब दे देंगे कि वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वावेल अंग्रेजी में लेटर में पूछा जाए वावेल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 5 होते हैं। और टोटल लेटर होते कितने हैं? 26 होते हैं। तो 26 में से अगर हम 5 वावेल को निकाल दे रहे हैं तो वो
कितने बच गए कॉन्सोनेंट? तो आप तुरंत जवाब देंगे कि 21 कॉन्सोनेंट आपके बच जा रहे हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए तो जितने भी लेटर बच रहे हैं 21 वो आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। लेकिन इनको वावेल की कैटेगरी में क्यों रखा गया? जैसे अगर हम इसमें बच गया आपका बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, एफ बच जा रहा है, तो हम आखिर इनको वावेल क्यों नहीं कह सकते? आखिर इन लेटर में से इसको क्यों निकाल दिया गया? वावेल को क्यों अलग कर दिया गया? कॉन्सोनेंट को अलग क्यों कर दिया गया? तो चलिए इस बारे में जानते हैं कि आखिर इनको अलग क्यों किया गया, क्या रीजन था इसके पीछे। तो ये देखिएगा, ये पांचों जो लेटर ऐसे लेटर हैं जिनका जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो अपने आप में ही ये कंप्लीट होते हैं, यानी कि इनको प्रोनाउंस करने के लिए किसी और लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको अलग कर दिया गया। लेकिन बाकी जो लेटर बच जा रहे हैं इनको जब आप प्रोनाउंस करोगे तो इसमें क्या होगा? इनकी सहायता लेनी पड़ती है। ये ऐसे लेटर होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल, यानी जो भी आपके 21 लेटर बचे हुए हैं, इनको जब भी आप बोलने की कोशिश करेंगे तो वो वावेल की सहायता से बोले जाएंगे, बिना इसकी मदद से आपके कॉन्सोनेंट नहीं बोले जाते हैं। जैसे अगर हम इसमें कहें ए तो ये अपने आप में पूर्ण है, ए कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको बी को कहें, अगर हिंदी में कहें बी, तो बी साउंड जब हम कह रहे हैं तो इसमें बी यानी कि ई लेटर आ रहा है, इसकी मदद से आपका बी बोला जा रहा है। जब हम सी कहेंगे तो सी में भी क्या आ रहा है? ई आ रहा है। जब हम डी कह रहे हैं तो डी में भी ई आ रहा है। और अगर हम एफ कह दें तो इसमें आप देख रहे हैं एफ यानी कि क्या आ रहा है? इसमें ए आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो लेटर होते हैं वो आपके वावेल की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जो वावेल होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, ये बिना किसी लेटर के सहायता से बोले जाते हैं। अब एक बात क्या होती है, ये तो हो गए, लेकिन इसमें क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको सेमी वावेल के नाम से जाना जाता है। इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको सेमी वावेल के नाम से जाना जाता है। और ये सेमी वावेल आपके कितने होते हैं? एक होता है W और एक होता है Y। सेमी वावेल का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो इसका हिंदी क्या होता है? अर्ध स्वर होता है। सेमी वावेल का मतलब होता है अर्ध स्वर, W और Y। अब माइंड में आपके कन्फ्यूजन ये हो गया, वावेल तो हो गए 5, कॉन्सोनेंट हो गए आपके 21, तो आखिर सेमी वावेल का क्या काम होता है? इनको इनसे भी निकाल करके अलग कर दिया गया सेमी वावेल, आखिर इनके पीछे क्या रीजन था? तो चलिए इनको जानते हैं सेमी वावेल को क्यों कहा गया, आखिर ये W और Y सेमी वावेल में क्यों आए हैं। तो इनको इसलिए अलग कर दिया गया उसमें से क्योंकि ये दोनों में से किसी के नहीं है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, ये दोनों को अलग कर दिया गया। क्यों अलग किया गया? क्योंकि जो W होता है वो कभी कभी आपके वावेल की तरह भी काम करता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करता है। सेम आपका Y भी है कि जो Y होता है वो भी कभी कभी वावेल की तरह काम करता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है। लेकिन ये जो दोनों हैं इसमें, ये केवल वावेल है, ये केवल कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये कभी कभी वावेल और कभी कभी कॉन्सोनेंट होता है। अब हम समझते हैं आखिर कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे W है, W से समझिएगा, हम लिख दिए यहाँ पे वार लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम W का प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब हम इसका साउंड ले रहे हैं तो W का साउंड क्या आ रहा है? वो आ रहा है। W का साउंड क्या आ रहा है? वो आ रहा है। तो अब हमें ये बताएं कि जो वो होता है वो वावेल होता है कि कॉन्सोनेंट होता है? तो आप जानते हैं कि वह हमेशा व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए यहाँ पे W तो कॉन्सोनेंट की तरह काम कर दिया। इसी को जैसे हम लिख दें यहाँ पे RAINBOW, रेनबो। अगर रेनबो को देखा जाए RAINBOW, तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो W साउंड आ रहा है, क्या यहाँ पे W का साउंड व आ रहा है? रेनबो। तो क्या यहाँ पे हम रेनबो व कह रहे हैं? नहीं, यहाँ पे W का साउंड व नहीं आ रहा है, यहाँ पे साउंड इसका O टाइप आ रहा है, O टाइप, रेनबो। इसलिए यहाँ पर जो O होता है, अब ये बताएं वो क्या होता है? तो O आप जानते हैं कि O हमेशा स्वर की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए देखिएगा सेम वही W यहाँ पर व का काम किया, यहाँ पे W O का काम किया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट की तरह यूज हुआ और यहाँ पे वावेल की तरह यूज हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया? सेमी वावेल की कैटेगरी में रखा गया है। सेम वही एग्जाम्पल Y के साथ देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कहते हैं YEAR, ये कह दिए, उसी प्रकार हम यहाँ पर कह दिए SUNDAY, उसी प्रकार हम यहाँ पर कह दिए YARD, यार्ड। कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं इसको, तो देखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से फिर से एक बार कि जैसे Y है, Y के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए क्या? YELLOW, चलिए येलो हो गया।
उसके बाद हम देख लिए YARD, यार्ड देख लिए। उसके बाद SYM, PATHY, सिंपैथी देख लिए। चलिए देखते हैं क्या अर्थ आ रहा है। यहाँ पर जब हम W को पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, येलो, यानी कि Y का साउंड क्या आ रहा है, य आ रहा है। तो यह बताएं यहाँ पे कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है। तो आप जानते हैं कि यह हमेशा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट की तरह काम कर दिया। यहाँ पर भी Y को देख रहे हैं तो ये Y कैसे आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, यह साउंड दे रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट में आ गया। यहाँ पर क्या है, SYMPATHY, यहाँ पर भी Y है, यहाँ पर भी Y है। अब हम देखते हैं इनका साउंड क्या आ रहा है। तो इसको हम पढ़ते हैं सिंपैथी, यानी कि यहाँ पर W और Y का अर्थ क्या आ रहा है, C, यानी कि इसकी मात्रा जो आ रही है E टाइप वाली आ रही है। तो आप बताएं अब E क्या होता है, वॉवेल की कॉन्सोनेंट। तो आप जानते हैं E क्या होता है, वॉवेल होता है, इसलिए यहाँ पर Y हो गया आपका वॉवेल, और यहाँ पर भी Y सिंपैथी, यानी इसमें भी E आ रहा है, तो ये भी हो गया आपका वॉवेल। देख रहे हैं सेम लेटर है, यहाँ पर Y साउंड किया, यहाँ पे E साउंड कर रहा है, दोनों के अर्थ बदल गए, कॉन्सोनेंट की तरह और वावेल की तरह, इसलिए इनको कहा गया है सेमी वावेल। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, उम्मीद करते हैं। तो ये हो गया सेमी वावेल। अब चलिए, ये तो हम जो भी पढ़े हैं, ये सारी के सारे जो हम पढ़े हैं, ये तो रिटेन भाषा में है कि नहीं, ऐसा लिखा जाता है। लिखने के भाषा में देखा जाए तो वावेल 5 होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर क्या मैं ये बात कहूँ आपको कि वावेल 5 नहीं होते हैं, तो क्या आप हमसे झगड़ा करेंगे? नहीं, वावेल 5 हम लोगों को बचपन से रटाया जाता है, बचपन से बताया जाता है कि वावेल 5 ही होते हैं। लेकिन अगर हम शुद्ध भाषा में जाने, बोल चाल की भाषा में जाने, तो अंग्रेजी में एक बात आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा, अंग्रेजी में टोटल जो साउंड होते हैं, टोटल साउंड जो हम सब बोल चाल की भाषा में यूज करते हैं, लैंग्वेज में जो यूज करते हैं, वो आपके टोटल साउंड 44 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में जो साउंड होता है वो कितना होता है, 44 होता है। अंग्रेजी में साउंड 44 होते हैं। अब हम इसके माध्यम से जानते हैं आखिर क्या होता है साउंड। तो साउंड 44 हो गए, और इनके आधार पर देखा जाए तो वावेल जो होते हैं, साउंड के आधार पर वावेल को देखा जाए और कॉन्सोनेंट को देखा जाए, देखते हैं। अब देखिएगा, साउंड के आधार पर जो वावेल होते हैं वो 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर देखा जाए तो वो 24 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा इस बात को। साउंड के आधार पर वावेल आपके 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 24 होते हैं। लेकिन हम लोगों को लिखित भाषा में बताया जाता है कि जो हम लोग लिखने वाली भाषा यूज करते हैं, उस भाषा में पूछा जाए कि वावेल कितने होते हैं, तो वो होते हैं केवल 5 होते हैं, AEIOU। तो ये तो हो गया आपके साउंड के आधार पर वावेल और कॉन्सोनेंट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो लेटर की बात होगी इतनी सारी कि लेटर में है। हाँ, एक बात और क्या है, इसमें अल्फ़ाबेट छूटा हुआ है। अल्फ़ाबेट के नाम, अल्फ़ाबेट आपने सुना होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। चलिए, अगर हम पूछें आपसे कि बताइए अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 1 होते हैं या फिर 26 होते हैं? तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग को सर 26 होते हैं, अंग्रेजी में 26 होते हैं, लेकिन ये गलत जवाब है। अंग्रेजी में केवल और केवल 1 अल्फ़ाबेट है। अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट हैं? केवल और केवल 1 अल्फ़ाबेट है, जिसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, वर्णमाला के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में केवल 1 अल्फ़ाबेट है जिसको वर्णमाला कहा जाता है। एक बात और हम बता दें कि अल्फ़ाबेट 1 होते हैं। अल्फ़ाबेट को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, बहुवचन नहीं बनाया जाता है। ये नहीं कि पूछ दिया जाए बताओ अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो गलत क्वेश्चन है। अंग्रेजी में केवल 1 अल्फ़ाबेट होता है, वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। और वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला उसे कहा जाता है जो आप पढ़ते हैं A से लेकर के Z तक। जो ABCD आप पढ़ते हैं 26 लेटर वाले, A से लेकर के कितने कहाँ तक, Z तक, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, एक अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। ये एक परिवार होता है और इस परिवार के नाम को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इनमें जो सदस्य होते हैं, A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, तो ये आपके उस परिवार के मेंबर हैं। अल्फ़ाबेट के ये मेंबर हैं, ना कि ये अल्फ़ाबेट हैं।
ये आपके क्या कहलाएंगे। अगर हम पूछें कि बताइए ए क्या है, तो क्या आप ए को अल्फाबेट कहोगे। अगर हम पूछें बी को, बी क्या है, तो बी को आप अल्फाबेट कहोगे नहीं। अगर पूछा जाए ए क्या है, तो ए क्या होता है, एक लेटर होता है, ए एक अक्षर होता है, बी एक अक्षर होता है। लेकिन अगर हम ए से लेकर के जेड तक जो पूरा सेट बना हुआ है, जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को कहा जाए तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। और कभी भी अल्फाबेट का बहुवचन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अल्फाबेट की बात। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लेटर हो गया, लेटर से बड़ा क्या होता है अब ये जानते हैं। चलिए देखते हैं। लेटर तो समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा लेटर से बड़ा क्या होता है, तो लेटर से बड़ा होता है वर्ड। वर्ड के बारे में समझते हैं। आखिर ये वर्ड क्या होता है। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द होता है। अब शब्द क्या होता है इसको समझे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है राम, किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है श्याम, या फिर जो भी आप नाम लेते हैं, ये क्या होता है, लेटर होता है कि वर्ड होता है, ये क्या होता है, वर्ड होता है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें लेटर कितने, 1 2 3, यानी कि इसमें 3 लेटर आए हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितने लेटर आए हुए हैं, 5 लेटर आए हुए हैं। ये एक ग्रुप बना हुआ है। तो इसका आप डेफिनेशन क्या समझ सकते हैं वर्ड का। तो वर्ड की परिभाषा ये हो सकती है, या फिर आप कहेंगे कि a group of a meaningful a meaningful group of letters, a meaningful group of letters is called word। ध्यान से समझिएगा इस बात को। a meaningful group of letters कहने का मतलब क्या है कि मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए किसका, लेटर्स का, यानी कि अक्षरों के सार्थक समूह को। अक्षरों का एक ग्रुप होगा, लेकिन वो ग्रुप कैसा होगा, मीनिंगफुल होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। अगर उसका मीनिंगफुल अर्थ नहीं आ रहा है तो वो वर्ड कभी भी नहीं कहा जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें, यहां पर हम लिख दिए जैसे RAMESH, रमेश, ये एक नाम दिखाई दे रहा है। इसी को हम एक और एग्जाम्पल दे दिए, बॉय। रमेश लिए हैं और बॉय लिए हैं। क्या आप रमेश का कह रहे हैं तो इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि आखिर रमेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। हम बॉय कहे हैं तो क्या ये बॉय भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि बॉय क्या होता है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे कर दें, ESHMRA कर दिए, क्या आप इसका मतलब समझ रहे हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लेटर हैं। ये भी 6 लेटर का ग्रुप बना हुआ है, ये भी 6 लेटर का ग्रुप बना हुआ है। लेकिन हम इसको वर्ड कहेंगे, इसको वर्ड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें इसका कोई भी मीनिंगफुल अर्थ नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। और यहाँ पर भी सेम वही है कि BOY, बॉय कहने पर हमें अर्थ समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी को OYB कह दें तो क्या इसका अर्थ समझ में आएगा आपको, नहीं। तो इसका अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो वर्ड होगा उसको क्या कैसे पहचानेंगे कि वर्ड वही होगा जिसका आपको क्या मिलना चाहिए, मीनिंगफुल ग्रुप मिलना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने वर्ड के बारे में जाना है। अब हम जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो आप लोगों को हम बता दें कि जो सेंटेंस होता है वो वर्ड से बड़ा होता है। लेकिन सेंटेंस क्या होता है इसको जानते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। अब ये वाक्य क्या होता है इसको समझते हैं। तो वाक्य की परिभाषा ये होती है, कह सकते हैं अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। समझिएगा, हम डेफिनेशन लिख देते हैं इसका कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिएगा लिखा गया है अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों के मीनिंगफुल ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। या फिर आप दूसरी परिभाषा ये समझ सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी कि शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट अर्थ देता है, जो कंप्लीट सेंस देता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे।
ऐसा नहीं है कि शब्दों का आपको कोई भी समूह मिल जाएगा, 2 या 2 से अधिक कोई भी वर्ड का ग्रुप मिल जाएगा और आप उसको सेंटेंस कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको उसका कंप्लीट अर्थ मिलना चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड, तो आप इसका अर्थ जान जाएंगे कि इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वह अंधा है। इसकी हिंदी ये हो गई कि वह अंधा है। लेकिन ये अब देख रहे होंगे इसमें एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है, 3 वर्ड शामिल हुए हैं और इन तीनों का अर्थ आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा बदल कर ऐसे लिख दे ब्लाइंड इज ही, क्या इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि अंधा है वह? क्या आप ये कहना उचित होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये आपका शब्दों का ग्रुप तो बना हुआ है लेकिन ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। तो सेंटेंस वही होगा जो क्या होगा, आपका कंप्लीट सेंस देगा, मीनिंगफुल ग्रुप होगा, वो भी किसका, वर्ड का, वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ये तो होगी सेंटेंस की परिभाषा। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, आखिर ये सेंटेंस कितने भागों से मिलकर के बने होते हैं। तो जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेंटेंस का कि आखिर सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सेंटेंस के भाग अलग होते हैं और सेंटेंस के प्रकार अलग होते हैं, दोनों में डिफरेंट होता है। तो हम जानते हैं सेंटेंस के भाग क्या होते हैं, देखते हैं। तो सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हैं सब्जेक्ट, फर्स्ट पार्ट को आप सब्जेक्ट कह सकते हैं और सेकंड पार्ट को आप किस नाम से जानते हैं, प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। हिंदी में अगर जानना चाहें तो सब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। ये हो गया कर्ता, ये विधेय, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया। अब हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कर्ता कहते हैं हिंदी में, सब्जेक्ट क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है, अंग्रेजी में कहें तो हम कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट, क्या कहेंगे कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे समझ जाएंगे आप परिभाषा लिख करके, द पार्ट ऑफ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells something, the part of sentence which tells something about, मतलब क्या हो जाएगा, called subject। समझिएगा इस बात को कि किसे कहेंगे सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का वह भाग, सेंटेंस का वह भाग which tells something about, जो किसी के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सेम और प्रेडिकेट क्या होता है, वैसा ही होता है। इसको हम कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट किसे कहेंगे, ध्यान से समझना, कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। समझेंगे जरा ध्यान से। हमने कहा कि सेंटेंस का वह भाग जो किसी के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन प्रेडिकेट किसे कहते हैं कि सेंटेंस का वह भाग जो केवल और केवल सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। आप ऐसे नहीं समझे होंगे तो समझिएगा, एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है, ये जानते हैं। तो सब्जेक्ट जो होता है वो 4 भागों से मिलकर के बना है, यानी कि सब्जेक्ट को 4 भागों में बांटा गया है। आप जानेंगे, पहला जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिटरमिनर। उसको क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। या फिर डिटरमिनर ना समझ पाए तो आप इसको किस नाम से जान सकते हैं, आर्टिकल के नाम से जान सकते हैं। आप इसको डिटरमिनर कहें या फिर आर्टिकल कहें। दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है आपका एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव कहते हैं, याद रखिएगा हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें जो डी होता है वो साइलेंट होता है, यानी कि एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इसको एडजेक्टिव बोला जाता है। तीसरा पार्ट क्या होता है, तो तीसरा पार्ट जो होता है उसका नाम है हेड वर्ड।
तीसरा पार्ट क्या होता है, हेड वर्ड होता है। और जो इसका चौथा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो क्या होता है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज। ध्यान से समझे कि सब्जेक्ट के 4 भाग होते हैं। पहला क्या है, डिटर्मिनर, जिसको आर्टिकल भी कहा जाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो एडजेक्टिव होता है, जो तीसरा पार्ट होता है वो हेड वर्ड होता है, और जो लास्ट पार्ट इसका होता है वो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। ठीक, ये हो गए। अब हम समझते हैं कि प्रेडिकेट, ये तो सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। अब क्या होता है देखिएगा, समझते हैं प्रेडिकेट क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं आखिर ये होता क्या। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल क्या होगा, इसका समझते हैं। दिया गया जैसे अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन द ट्री, अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। ध्यान से समझे इस सेंटेंस को। अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, यानी कि एक काला कौवा सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पे बैठा हुआ, पेड़ पे बैठा हुआ एक काला कौवा क्या हुआ, फ्लू अवे मतलब उड़ गया। अब हम इतना बड़ा तो सेंटेंस लिख दिया गया है, अब हमें समझना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन होगा। कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट केवल एक सिंगल वर्ड होता है, वो एक से अधिक हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल एक वर्ड होते हैं। अब हमें इतने बड़े सेंटेंस में समझना होगा कि कहां तक सब्जेक्ट है। आप कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कहां तक होगा, तो आपको ये याद रखना होगा कि जहां भी आपको इसका वर्ब दिखाई दे, जहां भी उसका मेन वर्ब दिखाई देगा या फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, उससे पहले का जितना भी शब्द होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पे बैठा हुआ एक काला कौवा। यहां पर जो आ रहा है मेन वर्ब देख रहे होंगे, फ्लू अवे उड़ गया, यानी कि उड़ कौन गया, कौन उड़ गया। तो हमें सेंटेंस के जवाब इसके आंसर क्या मिलेगा कि पेड़ पे बैठा हुआ एक काला कौवा। तो आप कह सकते हैं इतना बड़ा जो पार्ट है इसको किस नाम से जानेंगे हम, सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट सब्जेक्ट होगा। अब हम समझते हैं कि इन सब्जेक्ट में डिटर्मिनर कौन है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो देखिएगा डिटर्मिनर क्या है, तो इसमें जो पहला वर्ड, आर्टिकल तो आप सारे लोग जानते होंगे, ए एन और द होता है। जो पहला वर्ड ए होता है वही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिटर्मिनर हो जाएगा। ये पहला वर्ड जो है ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनर हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। आर्टिकल ए एंड जो भी लगा होगा वो आपका डिटर्मिनर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ड की, एडजेक्टिव। और आप लोग जानते होंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसके बारे में बताता है, विशेषता बताता है, वो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताता है। यानी कि एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करता है। तो आप देख रहे होंगे कि एक काला कौवा, तो यहां पर क्रो के बारे में कौन बता रहा है, ब्लैक बता रहा है, यानी कि कौवा कैसा था, काला था। यहां पर क्रो को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लैक आया हुआ, इसलिए वो क्या हो जाएगा, यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। और एडजेक्टिव के बाद में जो होगा वो क्या होगा, आपका हेड वर्ड होगा, यानी कि वही इसका मेन वर्ड होगा, मुख्य शब्द होगा, या फिर आप उसको नाउन कह सकते हैं, चाहे जो कह सकते हैं। तो आप इसका मेन वर्ड कौन है, यहाँ पे क्रो है, यानी कि ये क्या हो गया आपका HW मतलब हेड वर्ड हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होते हैं। तो एडजेक्टिवल फ्रेज भी वही होता है, जिस प्रकार से एडजेक्टिव जो होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं नाउन को, तो एडजेक्टिवल फ्रेज भी जो होता है वो एक शब्द नहीं होता है, उसमें एक से अधिक शब्द होते हैं जिसको फ्रेज के नाम से जाना जाता है। अगर एक शब्द होता तो वो केवल आपका एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वो उसी नाउन को बताने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है। तो आप देख रहे होंगे कि एक काला कौवा तो था, लेकिन ये जो क्रो था वो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको कहां से कहां तक मिल रहा है कि वो कौवा पेड़ पे बैठा हुआ था। तो यहां पर ये जो पार्ट बचा हुआ है ये आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया डिटर्मिनर, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया हेड वर्ड, और इतना जो पार्ट बच गया वो आपका क्या कहलाया, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाया। ठीक, ये तो हो गए सब्जेक्ट के पार्ट। अब इतना पार्ट बच जा रहा है तो आप पूछोगे सर ये क्या है, तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। अब डाउट हो रहा होगा कि जिस प्रकार से सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट भी 4 पार्ट हो गए। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। ध्यान से समझिएगा
कि प्रेडिकेट, सबसे पहले प्रेडिकेट की परिभाषा आप समझेंगे क्या होता है। तो आप जाने प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है द पार्ट ऑफ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट कॉल्ड प्रेडिकेट। समझे ध्यान से क्या लिखा गया है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का वह भाग, वह हिस्सा विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में क्या करता है, कुछ बताता है। सेंटेंस का वह भाग, ध्यान से समझेंगे, सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि नाम लेते हैं किसी का, राम इज LABORIOUS, राम इज अ लेबोरियस बॉय। समझे ध्यान से, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, प्रेडिकेट कौन होगा, राम इज अ लेबोरियस बॉय, राम एक मेहनती लड़का है। अब हम समझेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन होगा। तो आप देख रहे होंगे पीछे भी बताया गया है सब्जेक्ट के बारे में, ये हो जाएगा राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस राम के बारे में परिभाषा यही बता रही है कि सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। तो आप देखें ये तो सब्जेक्ट हो गया, अब इसके बारे में बताया क्या गया है, तो इसके बारे में जो कुछ भी बताया गया होगा वो क्या कहलाता है, आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, राम के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि राम कैसा लड़का है, तो राम एक मेहनती लड़का है, ये पूरा का पूरा आपका भाग क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रेडिकेट के बारे में जानकारी। अब देखिएगा, ये तो प्रेडिकेट की परिभाषा और एग्जाम्पल हो गई, लेकिन हम समझते हैं कि प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से सब्जेक्ट को 4 भागों में बांटा गया था, वैसे ही प्रेडिकेट को भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। चलिए हेडिंग वाइज समझते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। तो जान जाइए प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, प्रेडिकेट के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक का नाम क्या होता है, एक का नाम है वर्ब, पहला पार्ट है इसका वर्ब, और दूसरा भाग क्या है इसका, दूसरा भाग क्या है इसका, कंप्लीमेंट होता है। प्रेडिकेट के 2 भाग होते हैं, एक होता है वर्ब और दूसरा भाग क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। अब जानिएगा कि वर्ब और कंप्लीमेंट क्या होता है, ध्यान से समझें इस बात को। वर्ब क्या होता है, वर्ब आप सभी लोग जानते होंगे कि सेंटेंस में वह भाग जो एक्शन का काम करता है, क्रिया का काम करता है, वो तो वर्ब होता ही है। लेकिन हम जाने कि वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, तो वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। समझें इस बात को, वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, पहला जो होता है वो लिंकिंग वर्ब होता है, पहला लिंकिंग वर्ब होता है, और दूसरा वर्ब, दूसरा भाग, चलिए देखते हैं लिंकिंग वर्ब, अरे लिंकिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब और कंप्लीमेंट, ये सारी चीजें क्या होती है इसको समझते हैं ध्यान से। देखिएगा एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, पहला एग्जांपल समझेंगे ध्यान से। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी को समझेंगे ऐसे, इसी को जस्ट समझ रहे हैं, राम इज आर रीडिंग, राम इज रीडिंग इन द स्कूल, राम इज रीडिंग इन द स्कूल। ध्यान से समझेंगे, दोनों एग्जाम्पल में ये सारी चीजें 2 ही एग्जाम्पल में कंप्लीट हो जाएंगी। क्या होता है देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है राम इज अ गुड बॉय, राम इज रीडिंग इन द स्कूल। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इज आया हुआ है, यहाँ पर भी क्या आया हुआ है, इज आया हुआ है। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में अंतर क्या होता है, आप इस बात को बस यही समझ लीजिएगा कि लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है, यानी कि जिस वर्ब के साथ में, यह वर्ब है आपके, यानी कि जिस वर्ब के साथ में, जिस वर्ब का मतलब आप समझ लीजिए कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे इज, एम, आर, विल, शैल, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप सहायक क्रिया लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर इन सब के साथ में कोई भी मेन वर्ब अगर आया होगा,
ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर इज, एम, आर, विल, शैल या फिर जो भी आप सहायक्रिया लगाते हैं, अगर उन सारे वर्ड के साथ में अगर कोई भी मेन वर्ब आया होगा, जैसे कि यहां पर आया हुआ है मेन वर्ब, और अगर मेन वर्ब आया होगा तो इसी इज को किस नाम से जाना जाएगा? तो इस इज को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये इज हो जाएगा आपका किस नाम से? हेल्पिंग वर्ब के नाम से। ध्यान से समझिएगा कि अगर इज, एम, आर, विल, शैल या फिर कोई भी सहायक्रिया होगी, उस सहायक्रिया के साथ में अगर मेन वर्ब आया हो तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर उसी वर्ब के साथ में कोई मेन वर्ब नहीं आया होगा तो उस वर्ब को किस नाम से जानेंगे? लिंकिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। समझिएगा, यहां पर इज के साथ में मेन वर्ब आया हुआ था तो इसलिए इज को किस नाम से जाना गया है? हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना गया है। लेकिन अगर यहां पर देख रहे होंगे राम इज ए गुड बॉय, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आया है, राम एक अच्छा लड़का है, यहां पर इज के साथ में कोई मेन वर्ब नहीं आया हुआ है, इसलिए जो इज होगा वो क्या होगा आपका? यहां पे लिंकिंग वर्ब होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। या फिर ऐसे ना समझ में आया तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे देखिएगा यहां पर हम लिख दिए तीसरा एग्जांपल एक और, जैसे मोहन was playing, यहां पर लिख दिए हम, और एक और लिख दिए हम यहां पे मोहन was a weak स्टूडेंट। ध्यान से समझिएगा, मोहन वाज प्लेइंग, मोहन खेल रहा था, मोहन वाज अ वीक स्टूडेंट, मोहन एक कमजोर विद्यार्थी था। समझेंगे, यहां पर भी वाज है, यहां पर भी वाज है। अब इन दोनों में से लिंकिंग वर्ब कौन होगा? इन दोनों में से मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन होगा? समझिएगा, तो आप देख रहे होंगे इस वाज के साथ में यहां पर जो प्लेइंग आया हुआ है, बताइएगा ये मेन वर्ब है कि नहीं है? हाँ है ना मेन वर्ब, तो ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। इसलिए ये वाज मेन वर्ब के साथ में आया हुआ है, इसलिए इस वाज को किस नाम से जानेंगे? हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। लेकिन यहां पर देख रहे होंगे कि मोहन वाज अ वीक स्टूडेंट, मोहन एक कमजोर विद्यार्थी था, यहां पर वाज के साथ में कोई मेन वर्ब नहीं आया हुआ है, इसलिए इस वर्ब को किस नाम से जानेंगे? लिंकिंग वर्ब के नाम से जानेंगे। तो दोनों में समझ में आ गया होगा। यहां पर भी इज के साथ में कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए लिंकिंग वर्ब, यहां पर इज के साथ में मेन वर्ब आया हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब, यहां पर वाज के साथ में मेन वर्ब आया हुआ है इसलिए क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर वाज के साथ में कोई भी मेन वर्ब नहीं आया है इसलिए क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक, ये तो हो गई बात आपके हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब की। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा पार्ट उसका था प्रेडिकेट का, कंप्लीमेंट, वो क्या होता है? तो कंप्लीमेंट वह पार्ट होता है जो सेंटेंस को पूर्ण करता है। कंप्लीमेंट वाक्य का वह भाग होता है जो सेंटेंस को क्या करता है? लास्ट में आकर के सेंटेंस को पूर्ण करता है। तो आप समझेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हो गया इसका वर्ब, और वो भी कौन सा वर्ब? लिंकिंग वर्ब। अब इस सेंटेंस का कंप्लीमेंट कौन होगा? तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? सेंटेंस को कौन पूर्ण कर रहा है? अ गुड बॉय, राम कैसा लड़का है? अ गुड बॉय है। तो यहाँ पर जो ए गुड बॉय होगा ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस का कंप्लीमेंट कहलाएगा। यहाँ पर जैसे है राम इज रीडिंग इन द स्कूल, राम स्कूल में पढ़ रहा है, तो यहाँ तक तो ये मेन वर्ब हो जाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है। लेकिन ये जो बच जा रहा है इसको किस नाम से जानते हैं? कंप्लीमेंट के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही आपका बेसिक था, आपके लेटर से लेकर के सेंटेंस तक आपके 2 भाग हो गए। हाँ, एक भाग और बचा हुआ है जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं, उसका बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है, उसको समझा जाएगा और यहाँ तक समझ में आ गया होगा।